ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीते कई महीनों से चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रत्याशी थकान मिटाने के मूड में थे। आपको बता दें, लेकिन मतदान के दूसरे दिन ही कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आई। कांग्रेस ने 2 चरणों में प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा की। क्या कुछ रहा चर्चा में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, लेकिन पार्टी यह भी जानती है कि भाजपा के ऑपरेशन लोटस को रोकना भी बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि पार्टी ने मतदान के दूसरे दिन प्रत्याशियों को रायपुर बुला लिया। उनसे चुनाव के संबंध में जानकारी ली, कहां कमजोर पड़े, कहां पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, इसका फीडबैक लिया। इतना ही नहीं, आगे क्या करना है इसे लेकर प्रत्याशियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। हर प्रत्याशी से कुमारी शैलजा ने यह भी जानने की कोशिश की है कि किसने चुनाव में मदद की, कौन भीतरघात करता नजर आया। प्रत्याशी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ राजीव भवन पहुंचे, हर जानकारी संगठन के साथ साझा करते दिखे। 1-to-1 चर्चा में अधिकतर प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा किया, साथ ही भीतरघात करने वालों की कुंडली भी सौंपी। बैठक को लेकर पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के लिए बैठक आयोजित की गई है। ऑपरेशन लोटस को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ है, यहाँ भाजपा का ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। नहीं, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं तो उनसे थोड़ा उनका फीडबैक हम ले लें। ये तो आप जानते ही हैं कि पहले दिन से ही हम सबसे बातचीत करते रहे हैं, बीच में भी बहुत पहले से ही, साल भर से, 2 साल से हम समय समय पर अपने से एमएलए से या कैंडिडेट से हम बात करते रहे हैं। तो अभी भी चुनाव से जो पहला चरण था उनकी तो थकावट भी दूर हो गई होगी। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भी इन्होंने काम किया है बहुत से लोगों ने, तो उनसे हम बैठ के बातचीत करेंगे। यहाँ पे ये मध्य प्रदेश नहीं है, यहाँ पे मोदी का या अमित शाह का साजिश यहाँ पे कामयाब नहीं होगा। हम धान खरीदते हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदती है, अंतर बस इतनी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने चुनाव निपटते ही अगली रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों का फीडबैक भी कांग्रेस के रणनीतिकारों का उत्साह बढ़ाने वाला है। प्रत्याशियों का फीडबैक चुनाव के नतीजे में कितना परिवर्तन होगा, अब यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए बात करें अंबिकापुर की, तो अंबिकापुर से कांग्रेस प्रत्याशी डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि 2/3 से कम बहुमत आने पर उन्हें निराशा होगी। उन्होंने कहा कि टीम का कप्तान कौन होगा ये तो आला कमान का ही फैसला होगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्रिमंडल का हिस्सा बनूं, विधायक के रूप में काम नहीं करना चाहूंगा। सर, आज एक लिस्ट विधायकों की भी है। हाँ, कितने जीतेंगे कितने हारेंगे सब चल रहा है। तो आज चुनाव मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज दूसरे दिन है, आपके पास पहुंचे हैं, कंप्यूटर सामने लगे हैं, सामने कागज कुछ पेपर भी पड़े हुए हैं। क्या किस प्रकार के चेक कर रहे हैं? एक तो जो हर पोलिंग का रिपोर्ट आता है कि मतदान कितना हुआ, तो कुल मतदाता और कुल मतदान कितना हुआ, और उससे कार्यकर्ताओं से एक रिपोर्ट लेता हूं कि आपके अंदाज से कितने वोट मिलेंगे, और मैं अपना आकलन करके एंटर कर देता हूं कि मेरे हिसाब से कितने मिलेंगे। तो उसी में देखते हैं कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो अब तक कुछ निकल कर आ रहा है? आगे हैं, अंदाज कितना? अब ये तो समय बताएगा, पर आगे हैं। अभी तो कम रिपोर्ट आई है, शहर की आई है, गांव की अभी रिपोर्ट नहीं आई। ग्रामीण क्षेत्र की उदयपुर, लखनपुर, अंबिकापुर ग्रामीण रिपोर्ट नहीं आई। चर्चा है कि पिछले बार की रिकॉर्ड भी इस बार टूट जाएंगे। मैं तो 1 वोट से जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, बाकी मतदाताओं के ऊपर है, कार्यकर्ताओं के ऊपर है। पिछले बार भी आपने जो मेहनत किया, घोषणा पत्र बनाया, लगातार जनसंपर्क लोगों से किया। इस बार हालांकि घोषणा पत्र में आपने अपनी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन लगातार क्षेत्र में दौरा भी रहा। अगर जीत मिलती है, बड़ी जीत मिलती है कांग्रेस को, तो क्या टीएस सिंहदेव कप्तान बनेंगे या फिर? मैं तो टीम का सदस्य बनना चाहूँगा। पहले तो सिलेक्शन होने की स्थिति में पहुँचूँ, जीतूँ, फिर
बहुमत आए। टीम तो बनेगी, विपक्ष की बनेगी कि पक्ष की बनेगी ये देखना है। तो टीम का सदस्य होना चाहूँगा। और इस उम्र में और इस समय में आके विधायक के रूप में मैं नहीं समझता कि मैं योगदान वैसा कर पाऊंगा। विधायक तो फिर किसी और को होना चाहिए। मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में निश्चित रूप से काम करना चाहूंगा, आगे जो भी जिम्मेदारी मिले। तो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं, आज भी पूरे विधानसभा अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के जो एक पोलिंग बूथ है वहाँ के जो समीकरण है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि जो जनता है उन्हें एक वोट से भी जीता दे। और दूसरी बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि वो विधायक के रूप में काम नहीं करना चाहते, वो एक मंत्रिमंडल के रूप में ही काम करना चाहते हैं। संतोष कश्यप, INS24x7 अंबिकापुर। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 41 प्रत्याशियों की बैठक बुलाई। बैठक में सभी प्रत्याशियों से मतदान को लेकर फीडबैक लिया गया। दीपक बैज ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में फीडबैक मिल रहा है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ऑपरेशन लोटस की आशंका को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ भाजपा की चाल कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम धान खरीदते हैं और बीजेपी विधायक खरीदती है। मुख्यमंत्री के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट है। आज प्रत्याशी थकान मिटा रहे थे, लेकिन इसी बीच हाइपर एक्टिव मोड में कांग्रेस नजर आ रही है। सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया है, उनके साथ चर्चा की जा रही। आज आप लोग प्रत्याशियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्या थी? प्रत्याशी तो थकान मिटा रहे थे, लेकिन अचानक फरमान गया कि आज बैठक होगी, क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस 12 महीना काम करती है। हाँ, जरूर है, चुनाव लड़के कुछ हम लोग पहला फेज का प्रत्याशी को आज फिर 1-to-1 कर रहे हैं। सेकंड फेज के भी हम लोगों ने रायपुर के आसपास की सीटों को कर रहे हैं। थकान है, लेकिन यह है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा चुनाव जरूर खत्म हुआ है, लेकिन आने वाला समय लोकसभा चुनाव है, उसके लिए भी तैयारी करना है। चुनाव की फीडबैक ले रहे हैं, फिर आने वाला समय भी लोकसभा की तैयारी करना है। लगातार आपने प्रचार किया, रोड शो किए, सभाएं की, क्या असेसमेंट अब कर पा रहे हैं आप? जबरदस्त मतदाताओं में और जनता में जबरदस्त उत्साह था कि फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाना है, और इसी मंशा के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने मतदान किया और ऐतिहासिक जनादेश के साथ हम छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाने। अच्छा, लेकिन ये बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का भी कोई आशंका है क्या? इसी वजह से कोई बैठक कर रहे हैं? यहाँ पे ये मध्य प्रदेश नहीं है। यहाँ पे मोदी का या अमित शाह का साजिश यहाँ पे कामयाब नहीं होगा। हम धान खरीदते हैं, जनता पार्टी विधायक खरीदती है। अंतर बस इतनी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, दीपक बैज जी भी मंत्री बन रहे हैं क्या? क्योंकि चुनाव तो लड़ लिए हैं और स्थिति भी ठीक है, तो क्या आपके संबंध में, क्या आपकी भूमिका को लेकर क्या माना जाए? देखिए, मैं तो मेरा हर भूमिका को पार्टी आलाकमान ने तय किया है। आगे भी जो आदेश करे पार्टी आलाकमान, कांग्रेस का छोटा सा सिपाही हूं मैं, उनका जो आदेश मेरे लिए मैं उसके लिए नतमस्तक हूं। जो भी आदेश करेगा उसको पालन करने के लिए। आप लोग 75 पार को लेकर आश्वस्त हैं, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर भी कुछ कहेंगे? क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी क्लियर है। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि कांग्रेस आश्वस्त है पूरी तरह से, और यही वजह है कि आज बड़ी बैठक भी कांग्रेस कर रही है। सभी प्रत्याशियों को इसके लिए बुला लिया गया है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS24x7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 75.08% वोट पड़े हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने मतदान प्रतिशत को लेकर कहा कि यह चुनाव 2013 की तरह है। यह बता पाना काफी मुश्किल है कि कौन ज्यादा आगे रहेगा। इस बार भी कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। सुशील त्रिवेदी से बात की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान हो चुके हैं। लगभग 75% मतदान जो है वो इस बार सामने आया है। अब सबकी जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि ये 75% जो मतदान हुआ है, जो लगभग कमोबेश पिछले बार की ही तरह है, तो इसमें किसको लाभ मिलेगा, किसको नुकसान होगा, इस बात को जानने के लिए हम पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुशील त्रिवेदी जी के पास हैं। वो विश्लेषक भी हैं, बहुत अच्छा राजनीतिक विश्लेषण भी करते हैं। उनके पास हम इस बात को जानने हैं। सर, इसका जो नफा नुकसान है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये जो वोटिंग परसेंटेज है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आपके 3 सवाल अलग अलग है। पहला सवाल तो पोलिंग परसेंटेज वाला है। पिछले बार
76% से कुछ ऊपर हुआ था, इस बार 75% से हुआ था। ये तो लगभग 1% वोट जो है वो कम हुआ है। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बात यह है कि हमारा जो आदिवासी इलाका है उनमें 80% से वोटिंग होता है। अगर आप पैटर्न एक बनाएंगे, एक नक्शे में खींचेंगे तो पता लगेगा कि उत्तर का जो हमारा आदिवासी क्षेत्र है, दक्षिण का आदिवासी क्षेत्र और मध्य का आदिवासी, इसमें सब में 80% से अब पोलिंग होती है। बराबरी का संघर्ष हो गया, कांटे की टक्कर हो गई। सर, इसमें मुद्दे प्रभावी रहे या रणनीतियां और जो प्रबंधन उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी ने वो प्रभावी रहा? और खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो पोलिंग परसेंटेज पर्याप्त देखा जा रहा है, तो इसको किस रूप में देखें? देखिए, मैंने जो बात आपसे कही कि आज से करीब डेढ़ महीना पहले मैंने कहा था भाजपा का पीछे थी। 2 महीना पहले तो भाजपा को कोई मानता ही नहीं थी कि संघर्ष की स्थिति में थी। उनका जो स्थानीय नेतृत्व था वह भी निराश था, कोई प्रबंध नहीं। लेकिन उनके हाईकमान ने पूरा अपने हाथ में ले लिया। और ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की 90 सीटों के लिए भारत के प्रधानमंत्री 7 बार आए, भारत के गृह मंत्री 10 बार आए और उनके 10-12 मंत्री तो लगातार यहाँ बने ही रहे। अर्थात उन्होंने छत्तीसगढ़ के चुनाव को चुनौती मान लिया कि वो मानते हैं और लगातार अटैक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पे करते रहे। कांग्रेस ने भी काम किया कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अन्य नेताओं को भी बार बार लेकर आए, क्योंकि संघर्ष यहाँ पर कठिन हो गया था। इस बार भी कांटे का टक्कर देखने मिल रहा है। 2013 की तरह परिणाम जो है वो अप्रत्याशित हो सकते हैं, ये कहते हुए डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी नजर आते हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इधर छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रदेश में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 75 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जनता को कांग्रेस पर पूरा भरोसा है। मोहम्मद अकबर से बात किया एनएच संवाददाता गौरव शर्मा ने। मोहम्मद अकबर इस वक्त हमारे साथ है। सर, घोषणा पत्र को आप लोगों ने तैयार किया, इस चुनाव में कितना असर रहा घोषणा पत्र का? इस चुनाव में घोषणा पत्र का बहुत असर रहा और पिछले 2018 के चुनाव में भी घोषणा पत्र का बहुत असर रहा। इस चुनाव में ज्यादा असर होने का कारण यह है कि पिछले चुनाव का जो घोषणा पत्र था उसमें अधिकांश वायदे कांग्रेस पूरा करके दिखाई है। जैसे कर्जा माफी उसी दिन किया गया जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया। उसके बाद सभी को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। 2500 रुपये में लगातार धान की खरीदी हुई। इन सब बातों को देखते हुए जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, विशेष करके किसान वर्ग, वो उनको ये मालूम है कि कर्जा माफ भी किए, 2500 में खरीदी भी की है, तो इस बार जो 3200 बोल रहे हैं तो खरीदेंगे, कर्जा माफ करेंगे, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ करेंगे और KG to PG जो शिक्षा के बारे में निःशुल्क करने की बात हुई है वो भी करके दिखाएंगे और 200 यूनिट बिजली का जो फ्री करने का है वो भी करके दिखाना है। तो 500 रुपये गैस सिलेंडर रिफिलिंग में देना है। तो ये सारी बातों को इसका असर पड़ेगा और अब की बार 75 पार है। अब आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि मतदान हो गया है, 20 सीटें थी, 70 सीटें थी, अब आपका असेसमेंट क्या है? 75 पार। तो अब 75 पार की बात एक बार फिर से कहते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस बात को भी दोहरा रहे हैं कि जो घोषणा पत्र था उस पर जनता ने भरोसा किया है। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। इधर चुनाव के निपटते ही अब शिकायत का दौर भी शुरू हो चुका है। केशकाल के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम ऐसी शिकायत लेकर शनिवार को रायपुर पहुंचे। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष अमीन मेमन पर कार्रवाई की मांग कर रहे नेताम ने साथ बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी भी पहुंचे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैद से मुलाकात से पहले कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन में ही अमीन मेमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक संतराम नेताम ने कहा कि अमीन मेमन ने मुझे केशकाल से हराने के लिए काम किया है। से बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी पहुंचे। संतराम नेताम जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनके साथ भी आए और कहीं ना कहीं एक शिकायत करने आए, उनसे सीधे जानते हैं। संतराम जी, बड़ी संख्या में आपके साथ लोग आए, क्या भावना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे हाईकमान ने आज एक समीक्षा बैठक रखे हैं, उसका हम 10 बजे लेके आए हैं। और दूसरी बात, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला के, प्रदेश के सारे संगठन के लोग काफी गुस्सा में हैं कि अमीन मेमन अल्पसंख्यक का अध्यक्ष है और उसके साथ 4 साथी जो हमेशा केशकाल विधानसभा में उन्होंने पार्टी के साथ विरोध का काम किया है। अभी भी विधानसभा में उन्होंने पार्टी गतिविधि
के संलिप्त करके वो भारतीय जनता पार्टी के नीलकंठ टेकाम के लिए उसने काम किया है और लगातार उनके द्वारा पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, पार्टी को हराने के लिए लगातार वो काम कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग बाहर का रास्ता हम लोग दिखाना चाहते हैं। संगठन के लोग पूरे लोग आए हैं और यही मांग है कि अमीन मेमन के साथ 4 लोग और हैं, महेंद्र और जेठू और एक राजेश और रोशन जमीर खान। तो ऐसे 4-5 लोग हैं जो पार्टी के विरोध काम करते हैं, इसको हटाएंगे। किस तरह से पार्टी के विरोध में काम करते हैं और किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सके? पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और उनको कहना है कि कांग्रेस को मत देना, बीजेपी को दो, और बीजेपी के सपोर्ट में काम करते हैं। लेकिन लगातार आप बता रहे हैं कि 2013 से 2018 से वो लगातार आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने पहले शिकायत क्यों नहीं की? पहले एक बार हम लोगों ने कर चुके हैं, एक बार और शिकायत कर चुके हैं, पर हाईकमान ने उसको एक बार क्षमा याचना किया है। इस बार जो 2023 के चुनाव में जब अभी हुआ है 7 तारीख मतदान, उसमें स्पष्ट उन्होंने कहा, उसकी पूरे ये लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उसका दस्तावेज लेके आए हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप, फेसबुक पूरा लिखा है। तभी हमको अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये सीमा से बाहर हो। तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी, ये कहते हुए जो केश काल के कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर अमीन मेमन मुर्दाबाद के नारे जो है वो राजीव भवन के बाहर लग रहे। स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है संतराम नेताम के साथ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर नारे लगा रहे और अमीन मेमन को तत्काल पार्टी से बाहर करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो आपको बता दें, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज वो दिन आ गया है जिसका हर किसी को इंतजार था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच खेला जाएगा। 2 बार की चैंपियन भारत का सामना 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया से 2003 के फाइनल की हार के बाद अब बदला लेने का भी भारत के पास शानदार मौका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस वक्त शानदार लय में है। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अब तक अजेय रही है और उसने अपने सभी 10 मुकाबले जीते हैं। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरुआती 2 मुकाबले गंवाने के बाद लगातार 8 मैच जीतते हुए वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बना ली है और वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी एंट्री ले ली है। दोनों टीमों की हालिया परफॉर्मेंस देखी जाए तो साफ दिख रहा है कि फाइनल मैच का मुकाबला काफी टक्कर भरा होने वाला है। अहमदाबाद में जश्न का माहौल अभी से शुरू हो चुका है। दर्शकों की स्टेडियम के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी चीफ एंड मैच के चीफ गेस्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और 8 राज्यों के सीएम समेत 100 वीवीआईपी भी स्टेडियम पहुंचेंगे। सेलिब्रिटी और बॉलीवुड सितारों के अलावा दिग्गज कारोबारी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। मैच से पहले एयरफोर्स का एयर शो भी यहां पर होगा। यह शो करीब 10 मिनट तक चलेगा। मैच की पहली इनिंग के ड्रिंक ब्रेक में आदित्य गंधवी परफॉर्म करेंगे। साथ ही मैच के इनिंग ब्रेक के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती म्यूजिक शो में अपने टीम का लीड करेंगे। दूसरे इनिंग के ड्रिंक ब्रेक के दौरान लेजर और लाइट शो होगा। इस पूरे वर्ल्ड कप में दूसरी पारी में ड्रिंक ब्रेक के दौरान लेजर शो का आयोजन किया जाता रहा है। तो आपको बता दें कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होने जा रहा है। पूरे 20 साल बाद 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था वर्ल्ड कप में और आज भारत के पास ऐसा अच्छा मौका है, शानदार मौका है और उस इंतजार के साथ पूरी खुशी मनाइए। कोई चिंता की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। 11वां मैच हम लोग जीतेंगे। क्या उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, 11 का एक सगुन होता है। सही बात कही। हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में खास करके 11 एक सगुन का शब्द है। तो 11वां मैच यानी कि सगुन हिंदुस्तान को मिलने जा रहा है और इस सगुन के साथ पूरा देश जश्न मनाएगा। हर हाल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये मैच जीतने वाला है। क्या उम्मीद है आप लोगों को? इस बार वर्ल्ड कप फिर हमारे पास अपने घर फिर वापस आएगा। बाबूजी, क्या उम्मीद है आपको? भारत जीतेगा, विराट कोहली जीतेगा, सब पूरी टीम जीतेगी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लोरमी की। तो लोरमी में जोगी कांग्रेस के नेता सागर सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भारी मात्रा में पैसे बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है। तरह के हमारे लोरमी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव जी, जो कि शुचिता और बहुत ही ईमानदारी की बात करते हैं, इतने गलत तरीके से उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया है कि आने वाले एक इतिहास में ये लोरमी विधानसभा दर्ज होगा कि इन्होंने जो अति की है, जो पैसे की नदियां बहाई हैं पिछले एक हफ्ते में लोरमी विधानसभा में। मैं नहीं समझता कि किसी भी छत्तीसगढ़ की किसी भी विधानसभा में इस तरह की बात आई होगी सामने। जनबल का देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पहली बार अचानक वहाँ टाइगर रिजर्व के जंगल, जो आदिवासी बैगा बहुल हमारा क्षेत्र है, वहां इनके द्वारा यूपी और बिहार की गाड़ियां जिस तरह से आई और उनके माध्यम से जिस तरह से उनके दादागिरी करी गई, वहां की जनता के साथ अलग और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अलग, वो अभूतपूर्व था और सबूत सहित है। इधर महीने भर की भाग दौड़ के बाद रायगढ़ के प्रत्याशियों का शेड्यूल बदला बदला सा नजर आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी ओपी चौधरी वो देर शाम भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर विधानसभा का फीडबैक लिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इनके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल ने कहा कि खरसिया सीट के साथ साथ जिले की अन्य सीटों पर भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रूप से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने और रायगढ़ की जनता जनार्दन ने भाजपा को कमल छाप को आशीर्वाद दिया है, स्पष्ट रूप से सभी को समझ में आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के भ्रष्टाचार और माफिया राज से मुक्ति मिलेगी। मतलब आज काफी थकावट है, तो एक आध दिन लगेगा थकावट निकलने में। आगे किस तरह से प्लानिंग है आपकी, किस तरह से? हमारा काम चालू हो जाएगा कल से लगभग वही रूटीन वैसा ही काम शुरू हो जाएगा। आज तो भी यहाँ कैटे आया हूँ, सीलिंग की व्यवस्था हो रही है। उसके बाद 2-3 मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करूँगा। उसके बाद मैं सोचा हूँ जो भी समय खाली मिलेगा बच्चों के साथ बिताऊंगा। तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि महासमुंद से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, बसना नगर में चोरों ने धावा बोला है। दुकानों के ताले तोड़ नकदी और सामान चोरी की गई है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान की यहां पर चोरी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीसीटीवी में ये कैद हुई है। ये चोरी की वारदात यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बसना से। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं। रात को यहाँ पर चोरी की गई है। दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान यहाँ पर चोरी किया गया है। तो चोरों ने यहाँ पर दुकानों में धावा बोला है। आप देख सकते हैं कितने सारे दुकानों के ताले टूटे हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। जब सुबह अपनी दुकानों पर पहुंचे होंगे तो उन्हें चोरी की घटना की खबर लगी होगी। और आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं बसना से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चोरों ने धावा बोला है कई दुकानों पर। दुकान के ताले तोड़कर, शटर तोड़कर यहाँ पर नकदी और सामान की चोरी की गई है और घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो आप ये दोनों तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद के बसना की, जहां पर चोरों ने धावा बोला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक चोर का गैंग है जो चोरी करने यहां पर पहुंचा है। और दूसरी तस्वीर जहां पर लोग सुबह पहुंचे अपनी अपनी दुकानों में और दुकानों का ताला टूटा हुआ यहां पर दिखाई दिया, जिसके बाद उन्होंने ये जानकारी दी है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें जहां पर चोरों की एक टीम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है चोरों के द्वारा। मतलब चोरों में प्रशासन का डर यहाँ पर खत्म हो गया है, पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ही दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में खत्म है और उसके बाद अब ऐसी घटना सामने आई है और कई सारे दुकानों के शटर तोड़े गए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कई सारे दुकानों के शटर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सामान के साथ साथ नकदी भी पार की गई है। मतलब चोरों में अब प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ताला तोड़कर पूरे गैंग के द्वारा शटर खोला जा रहा है, किस तरीके से चोरी की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महासमुंद से। तो देख सकते हैं यहाँ पर दुकानों में किस तरीके से ताला तोड़ा गया है, दुकानों का शटर तोड़ा गया है।
तो इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे INS 24/7। नमस्कार।